हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने चैनल डीएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम जीएस की सीरीज में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं। और जो विधायिका नियम कानून बनाती है उन बिलों को आज मैं आपको पढ़ाता हूं। तो देखिए, नोटेड है तीनों, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। नोट करते जाओ तो नोट करते रहना, नहीं स्क्रीनशॉट करके बाद में नोट कर लेना। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका, इन तीनों से मिलकर अपना संविधान बना हुआ है। इन तीनों के लिए विशेषकर संविधान को बनाया गया कि कोई नियम बने, वो उस पर सही काम हो, काम का उल्लंघन ना हो सका, किसी नियम का उल्लंघन ना हो सका, उसके लिए न्यायपालिका बनाई। अब इन तीनों का क्या काम रहता है? तो विधायिका विधि निर्माणकारी करती है, मतलब किसी काम को बनाने का काम करती है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, तो उसका काम रहता है विधायिका का। अब विधायिका दो प्रकार की होती है, लिखी हुई है, एक राज्य, एक केंद्र। तो राज्य में आती है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो राज्य में तीन रहते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। अगर कोई नया नियम बनाना होगा तो इन दोनों सभा में पारित करना होगा, विधानसभा में और विधान परिषद में, तब इसके बाद राज्यपाल इस पे साइन करेगा, तब ये नियम पारित होगा। फिर केंद्र में ऐसा रहता है, लोकसभा में नियम पारित होता है, राज्यपाल में, तब राष्ट्रपति साइन करता है तो बिल पारित हो जाता है। मतलब फिर बिल कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। पहले बिल रहता है या पेश किया जाता है, लेकिन इसके बाद एक्ट बन जाता है, उसी को रूल या लॉ कहा जाता है। फिर वो नियम बनने के बाद कहाँ जाता है? वो नियम बनने के बाद कार्यपालिका में जाता है। तो अगर राज्य का नियम है तो राज्य की कार्यपालिका में जाएगा, केंद्र का नियम है तो केंद्र की कार्यपालिका में जाएगा। तो केंद्र की कार्यपालिका में मेनली तीन रहते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। तो मुख्य रूप से वैसे शक्तियों का केंद्र राष्ट्रपति को कहा जाता है, मुख्य रूप से शक्तियों का केंद्र राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, काम उस पर प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद करता है। फिर उसी प्रकार से राज्य में उन शक्तियों का केंद्र राज्यपाल होता है, लेकिन इन पे कार्य मुख्यमंत्री करता है मुख्य रूप से, और उसका मंत्रिपरिषद करता है। फिर अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है जो बना हुआ है, तो उसके लिए न्यायपालिका अपने पास। तो उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब तुम ऐसा नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट किसी राज्य का है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी जिले का है। ये इस प्रकार से बनाया गया है, इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट से छोटा होता है। कोई केस आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर कोई फैसला आता है, आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट का फैसला आने पर अगर आप भी अभी संतुष्ट नहीं हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो अपना जो न्यायपालिका है वो एक त्रिभुज आकार का है। जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक है, तो ऊपर यहाँ पे माना कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर ऐसे नीचे आओगे तो हाई कोर्ट बहुत सारे हो जाएंगे, फिर ऐसे और नीचे आओगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत सारे हो जाएंगे। तो अपनी न्यायपालिका एक ट्रायंगल के रूप में लगी हुई है, सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर होते चली जाती है, ठीक है ना। तो अब जो नियम बनते हैं, इन पर काम होता है, वो नियम क्या क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, वो आज आप मैं सबको पढ़ाता हूँ। तो पहले मेनली दो प्रकार के नियम होते हैं, एक तो सरकारी और गैर सरकारी। पहले आप इसको ना देखें, पहले जो मैं कराऊंगा आप उसको देखें। तो दो प्रकार के नियम होते हैं, सरकारी व गैर सरकारी। तो दो प्रकार के नियम होते हैं, गैर सरकारी और सरकारी। तो अब इनको सरकारी और गैर सरकारी की कैटेगरी में किस आधार पर रखा गया, किस बेस पे इनको बांटा गया कि ये सरकारी होगा नियम और ये गैर सरकारी होगा। तो क्या होता है कि जब कोई ऐसा संसद बिल को पेश करे जो कोई मंत्री परिषद में हो, जो कोई मंत्री परिषद में हो, ऐसा संसद बिल को पेश करे, या राज्य में कोई ऐसा विधायक बिल को पेश करे जो मंत्री परिषद में हो, तो वो बिल जाता है सरकारी बिल में। तो वो होता है सरकारी बिल, ध्यान से याद रखना। और अगर ऐसा कोई संसद या विधायक बिल पेश करता है जो मंत्री परिषद में ना है, जो मंत्री परिषद में ना है पर वो सांसद है, पर वो विधायक है, तो ऐसे बिल को गैर सरकारी बिल कहा जाता है। तो जो मंत्री परिषद में होगा वो सांसद बिल पेश करेगा या वो विधायक बिल पेश करेगा तो सरकारी बिल होगा, और अगर जो विधायक या सांसद मंत्री परिषद में ना है वो गैर सरकारी होगा। तो आप इसे नोट कर लें कि जो विधायक या सांसद मंत्री परिषद में होता है वो बिल पेश करे तो उसे सरकारी बिल कहा जाता है, और वो मंत्री परिषद जो वो सांसद या विधायक बिल पेश करे जो मंत्री परिषद में ना है तो वो गैर सरकारी बिल। तो बिल को दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। फिर इसके बाद मैं आपको चार प्रकार से जो संविधान में इनका जिक्र किया गया वो ये चार। कभी कभी क्वेश्चन सरकारी गैर सरकारी बिल से आया था तो ये आपको मैंने बता दिया। अब आप देखें कि साधारण विधेयक, संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, ये चार प्रकार के विधेयक होते हैं। तो साधारण विधेयक वो विधेयक होता है
संशोधन वित्त विधेयक धन विधेयक को छोड़ के साधारण विधेयक कहलाता है। तो इसे आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो, इसे आप कैसे बता सकते हो, तो ये लिख लो आप कि जो बिल ना वित्त विधेयक हो ना संशोधन विधेयक, संशोधन और वित्त और धन विधेयक को छोड़कर सभी साधारण विधेयक। तो क्या है कि संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक और धन विधेयक को छोड़कर जो सारे बिल बचते हैं वो सारे साधारण विधेयक होते हैं। और साधारण विधेयक को 107 अनुच्छेद में रखा गया, 107 नंबर के अनुच्छेद में रखा गया। और बताने के लिए ऐसा कि जो संशोधन विधेयक वित्त विधेयक धन विधेयक ना हो उससे कौन सा विधेयक कहा जाएगा, उससे साधारण विधेयक कहा जाएगा। अब बात आती है कि दो प्रकार की सभा होती है, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। तीसरा होता है राष्ट्रपति, जिसकी अनुमति सबसे लास्ट में ली जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन ऐसा आता है कि इस बिल को सबसे पहले किस में पेश किया जाता है। तो साधारण विधेयक को किसी भी सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन लिख लो ध्यान, ये जो साधारण विधेयक है ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है, ये किसी में भी प्रस्तुत किया जाता है। और अगर जो दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, अगर इनके मध्य अंतर गतिरोध हो जाता है, मतलब इनके बीच कोई विवाद हो जाता है उस बिल को लेकर कि संसद का है कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो हम पास नहीं कर रहे, लोकसभा का कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो हम पास नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए जो अपना राष्ट्रपति होता है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, मतलब संयुक्त बैठक बुलाता है दोनों सदन की, तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब क्वेश्चन है संयुक्त बैठक बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अब ध्यान से रखना, संयुक्त बैठक दो बिल में बुलाई जाती है सिर्फ और सिर्फ, एक तो साधारण विधेयक में बुलाई जाती है और एक वित्त विधेयक में। क्वेश्चन कहीं से ही बन जाता है, ध्यान से पूरा फैक्ट लिखते जाएं। तो संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बैठाई जाती है और बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ये फैक्ट है, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। बुलाता राष्ट्रपति पर अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। तो संशोधन विधेयक वित्त विधेयक धन विधेयक को छोड़ के विधेयक सभी साधारण विधेयक होते हैं, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है ये। और अगर लोकसभा और राज्यसभा में अंतर गतिरोध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान से रखना कि बुलाता राष्ट्रपति है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। बुलाता राष्ट्रपति और अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और ये बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत रखी जाती है। फिर ये जब साधारण विधेयक जब पारित हो जाता है वो अधिनियम बन जाता है या एक्ट बन जाता है या नियम बन जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा नोट करो, तो मैं ऊपर से हटा रहा हूं इतना, ये हटा देता हूं, यहां ऊपर लिखता हूं 107। तो पारित होने के बाद, पारित होने के बाद विधेयक नियम बन जाता है, विधेयक अधिनियम बन जाता है या नियम बन जाता है, विधेयक अधिनियम बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, विधेयक अधिनियम बन जाता है, विधेयक अधिनियम बन जाता है, ठीक है ना। अब दो विधेयक होते हैं, एक साधारण विधेयक और एक वित्त विधेयक, दोनों मैं बता के लिखवाते जाऊंगा। तो एक पुनर्विचार के लिए क्या है, राष्ट्रपति जब ये दोनों जगह से बिल पास हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा से, तो पुनर्विचार के लिए ये जो राष्ट्रपति होता है वो दोबारा से बिल को दोबारा से भेजता है लोकसभा और राज्यसभा में कि आप एक बार और विचार कर ले। अगर विचार करने पर कोई संशोधन होता है और अगर संशोधन ना भी होता है, जैसा जैसा बिल वापस आ जाता है तो फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होता है, मतलब कंपलसरी राष्ट्रपति को उस पर साइन करना होगा। जैसे कोई बिल आया, दोनों लोकसभा और राज्यसभा से निकल के आ गया और राष्ट्रपति के पास आ गया, उसने देखा कोई इसमें प्रॉब्लम है, उसने दोबारा से पुनर्विचार के लिए दोनों सदन के पास भेजा, उन सदन से एज इट इज जैसा का जैसा अगर बिल पास हो गया आता है तो फिर राष्ट्रपति दोबारा नहीं भेज सकता, राष्ट्रपति के उस पर साइन होने ही होंगे, राष्ट्रपति अपना उस पर वीटो पावर यूज नहीं कर सकता है। तो राष्ट्रपति की वीटो पावर
अनुच्छेद 111 में रखी जाती हैं। 4 वीटो पावर होती हैं। राष्ट्रपति की वीटो पावर अनुच्छेद 111 में लिखी जाती हैं। लिख लो ये, राष्ट्रपति की जो वीटो पावर होती है वो 4 होती हैं, जो अनुच्छेद 111 में रखी जाती है। एक तो पॉकेट वीटो होती है, जो अगर कोई विधेयक आता है राष्ट्रपति के अंतर्गत और राष्ट्रपति को उसे पास नहीं करना, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपने पास रख सकता है। तो उस विधेयक को कोई उस पर रिएक्ट ही ना करे, मतलब रिएक्शन ही ना दे और विधेयक को अपने पास रख ले, तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। जैसे पॉकेट आप किसे बोलते हो, जेब को, तो पॉकेट जेब ये शब्द है। तो जो विधेयक को उसे पास ना करना है, उसे पसंद ना, तो वो अपने पास उस विधेयक को रख लेता है, उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। ये उसके पास शक्ति होती है, ठीक है। दूसरी शक्ति होती है उसमें निलंबनकारी, दूसरी होती है उसके पास निलंबनकारी शक्ति, दूसरी वीटो शक्ति। जैसे आप वो संशोधन विधेयक और धन विधेयक पे यूज नहीं कर सकता, जैसे वो संशोधन विधेयक और धन विधेयक पे यूज नहीं कर सकता उस वीटो शक्ति को, निलंबनकारी वीटो शक्ति। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि संशोधन विधेयक और धन विधेयक में महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकसभा की, तो उस पर वो वीटो शक्ति का यूज नहीं कर पाता। उस पर निलंबनकारी वीटो शक्ति का मतलब ये होता है कि कोई अगर विधेयक आता है, तो मैंने कहा कि पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार। तो ये पुनर्विचार वाला सिस्टम एक तो साधारण विधेयक में भेज सकता है और एक वित्त विधेयक में भेज सकता है। आप लिख लेंगे, तो पुनर्विचार से पे इन दोनों पे हो सकता है, तो वित्त विधेयक पे और साधारण विधेयक पे। राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पे और धन विधेयक पे बिल्कुल भी पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये होगा साधारण विधेयक। अब वित्त विधेयक को मैं ले लेता हूं, थोड़े पहले संशोधन विधेयक पढ़ाता हूं, फिर वित्त विधेयक को लेंगे। तो मैं यहां से मिटाता हूं ये, तो संशोधन विधेयक है वो किसके अंतर्गत आता है, 368 अनुच्छेद के अंदर। तो कैसे पहचाने कि कोई संशोधन विधेयक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी संविधान के ही किसी भाग, किसी अनुसूची या किसी अनुच्छेद में परिवर्तन करना ही संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है या संशोधन विधेयक कहलाता है। मैंने फिर कहा, दोबारा कहता हूं, किसी संविधान के भाग, सूची या अनुच्छेद में ही परिवर्तन करना संशोधन विधेयक के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो, ये संशोधन विधेयक 368 के अंतर्गत आता है। ये भी किसी भी सदन में पेश हो सकता है, किसी भी सदन में पेश हो सकता है, पेश हो सकता है। इसमें पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति दोबारा से नहीं भेज सकता, इसमें पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति बिल को दोबारा नहीं भेज सकता, बिल को पुनर्विचार के लिए दोबारा राष्ट्रपति नहीं भेज सकता है, पुनर्विचार इस पर नहीं हो सकता है। तो किसी भी सदन में पेश किया सकता, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, और लास्ट में राष्ट्रपति के साइन के बाद संशोधन विधेयक पारित हो जाता और संशोधन कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये होगा संशोधन विधेयक। अब आगे चलते हैं, अब आगे धन विधेयक को पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको वित्त विधेयक को पढ़ाऊंगा। तो अब आप धन विधेयक, ये धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है, ये आप कैसे सोचोगे। तो कुछ भी नहीं करना, 3 प्रकार के नियम कानून को धन विधेयक में रखा जाता है। पहला, कोई कर जानते हो, टैक्स अगर टैक्स को बढ़ाना है या कम करना है या कुछ परिवर्तन करना है या समाप्त करना है या नया कर लगाना है, जैसे आपको जीएसटी जानते हो आप, जैसे जीएसटी की कोई दर में कमी करनी है या दर को बढ़ाना है या जीएसटी को समाप्ति करना है या नया टैक्स कोई और लाना है, तो वो सारे विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। और अगला, आकस्मिक निधि या संचित निधि, आकस्मिक या संचित निधि। आकस्मिक या संचित निधि होती है सेंट्रल सरकार की और राज्य सरकार की, दोनों सरकार की होती है निधि। अगर आकस्मिक निधि या संचित निधि से कोई पैसा खर्च करना है या उसमें डिपॉजिट करना है या क्रेडिट करना है, निकालना है या जमा करना है, तो वो विधेयक किसमें आएगा, धन विधेयक में, ठीक है ना। अगला, और ऋण संबंधी विधि संशोधन भी इसी में आता है। जैसे किसी से ऋण लेना है या वो चुकता करना है, तो ये 3, ये कर, ये आकस्मिक संचित निधि, दूसरा ऋण, ये लोन संबंधी, तो ये तीनों विधेयक किस में आते हैं, धन विधेयक में आते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे लाइसेंस बनता है बंदूक का, जानते हो बंदूक का लाइसेंस बनता है, तो जो बंदूक का लाइसेंस बनता है जिसके लिए आपको सिक्योरिटी जमा करनी होती है, तो वो सिक्योरिटी किस में जाती है, वो आकस्मिक या संचित निधि में जाती है वो सिक्योरिटी। जैसे आप लाइसेंस बना बंदूक का, तो जो पैसा आता है ना, वो किस में आता है, आकस्मिक निधि या संचित निधि, ठीक है ना। तो टैक्स में कोई परिवर्तन करना हो तो वो आएगा धन विधेयक में, 3 कैटेगरी में रखा जाता है, या आकस्मिक या संचित निधि से कोई पैसा खर्च करना हो या डिपॉजिट करना हो, मतलब जमा करना हो, या ऋण लेना हो किसी अंतरराष्ट्रीय बैंक से, किसी भी कोई संस्था से, तो उसे किस में रखा जाता, धन विधेयक।
अब ये बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से बनते हैं। अब आप लिखना धन विधेयक है या नहीं, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा? तो ये बताता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा ये कि धन विधेयक है या नहीं है। आप पूरा लिखते जाना। तो लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा ये बात आपको कि ये धन विधेयक है या नहीं है। और इस बिल को सबसे पहले लोकसभा में पेश करना होता है। ये बात आप समझ लो। कान बहुत इंपोर्टेंट चीज है, इन तीनों को लिखते जाना। ये विधेयक सबसे ज्यादा पूछा जाने में क्वेश्चन है एग्जाम में। तो पहला है धन विधेयक 110 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। दूसरा है कि कर या आकस्मिक निधि या संचय निधि या ऋण से संबंधित जो मामले होते हैं वो सभी धन विधेयक आते हैं। फिर अगला लोकसभा ही ये बताता है कि ये धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है। और धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा के पास इसके बारे में कोई शक्ति नहीं होती है। राज्यसभा में ये प्रस्तुत जरूर किया जाता है। आप समझ लो, मैं लिख नहीं रहा, आप लिख लेना। राज्यसभा में ये प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन राज्यसभा को 14 दिन आप राज्यसभा इस बिल को रोक सकती है सदन में। इसके बाद राज्यसभा अगर पारित कर दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर राज्यसभा पारित ना करे तो ऑटोमेटिक पारित हो जाता है। तो राज्यसभा के इसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। 14 दिन में इसे पारित करते या स्वतः पारित हो जाता है। तो राज्यसभा को इसके बारे में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये प्रस्तुत करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं। अगर कर भी दे तो राज्यसभा 14 दिन के लिए रोक सकती है। राज्यसभा इस पे कुछ बात नहीं कर सकती ये खराब है, इसमें कोई परिवर्तन करो या इसे रोका जाए, कुछ भी शक्ति प्राप्त नहीं है राज्यसभा को। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक उस पर सोच सकती है, देख सकती है। और अगर ये पारित नहीं करेगी राज्यसभा ऑटोमेटिक पारित हो जाता है। अब राष्ट्रपति बाद में इसलिए प्रतिक्रिया नहीं करता क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है। अब बाद में राष्ट्रपति को इसलिए पावर प्राप्त नहीं है। और इन विधेयक में सब में राष्ट्रपति को पावर प्राप्त है। मैंने कहा था इसमें पुनर्विचार राष्ट्रपति कर सकता है, इसमें भी राष्ट्रपति पुनर्विचार कर सकता है। अब इसमें क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि धन विधेयक और वित्त विधेयक, जो धन विधेयक और संशोधन विधेयक, ये राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किए जाते हैं। राष्ट्रपति ही कहेगा कि ये कर बढ़ाना या कर को घटाना है, तो उसी की अनुमति से ये पेश किया जाता है। तो जरूरत थोड़ी ना कि बाद में कोई शक्ति प्राप्त हो। तो इसलिए तो राज्यसभा को इसके बारे में बिल्कुल शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इतना याद रखना, धन विधेयक 110 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। कर या आकस्मिक निधि, संचय निधि और ऋण तीनों संबंधित मामले किसमें आते हैं? धन विधेयक में। लोकसभा का अध्यक्ष ये बताता कि ये धन विधेयक है या नहीं है। और लोकसभा में ही सबसे पहले ये प्रस्तुत किया था और राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो 14 दिन में राज्यसभा इस पर कोई ना कोई बता दे कि ये सही है, ये गलत है, और गलत है तो स्वतः ही पारित हो जाता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि परिवर्तन किया जाए कि राज्यसभा करिए ये बिल गलत है, ये पारित नहीं हो सकता, लेकिन वो पारित करना ही पड़ेगा, स्वतः पारित नहीं तो हो जाएगा वो। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब ये वित्त विधेयक पे आते हैं। तो देखना, अब मैंने आपसे कहा, पहले तो ये समझ लो ये जो गोला बना है उसका अर्थ क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि ऐसे कि आप जैसे आप कोई टैक्स बढ़ाओ या आप आकस्मिक निधि से पैसा खर्च करो या जमा करो या आप या ऋण लो या ऋण दो, तो ये बताओ इसमें वित्त का मामला है कि नहीं है? है ना, पैसे का मामला है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं। तो बाकी सभी मामले, आप संशोधन विधेयक और विसाधन विधेयक, इनमें कोई पैसे का मामला नहीं होता, इसमें कोई वित्त का मामला नहीं होता, ये अलग ही है। तो इसको पहचानने के लिए ये है कि विधेयक, संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर जो भी विधेयक होंगे वो साधारण विधेयक होंगे। और संविधान के अनुच्छेद या कोई भाग या कोई अनुसूची में परिवर्तन से संबंधित जो विधेयक होगा वो संशोधन विधेयक होगा। और कर, आकस्मिक निधि, ऋण से संबंधित कोई विधेयक होगा तो धन विधेयक। अब सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं। जैसा कि कोई काम है, किसी काम के लिए कोई पैसा निकालना है बड़ी मात्रा में, तो वो विधेयक इसमें थोड़ी ना है। इसमें तो कर, आकस्मिक निधि, ऋण वाला आता है, तो वो इसमें थोड़ी ना है, लेकिन वो वित्त का मामला तो वित्त विधेयक होगा, लेकिन वो धन विधेयक नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे, लेकिन ऐसा कोई धन विधेयक नहीं है इसमें धन की बात ना की जा रही हो। तो इसलिए सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे लिख के रखो। अब वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है, और ये मैंने कहा है इसमें पुनर्विचार किया जा सकता है। पुनर्विचार का मतलब यह है कि ये भी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा लिख लो, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर ये प्रस्तुत कर देने के बाद अगर दोनों सदन इस पे
अमल कर देते हैं, अगर दोनों सदन इसको क्वालिफाई कर देते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास से जाता है सबसे लास्ट में। तो राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए वित्त विधेयक को भेजता है दोनों सदन के पास। आप एक बार दोबारा से देखें, अगर कोई परिवर्तन होके बिल वापस आता है तो भी राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य हो जाता है, और अगर जैसा का जैसा आया था एज इट इज तो भी उस पर साइन करना होता है राष्ट्रपति को, क्योंकि ये दूसरी बार होके आ गया दोनों सदन के पास, इसलिए राष्ट्रपति को साइन करना होता। और ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें भी राष्ट्रपति की सभी वीटो शक्ति अप्लाई होती है। अब कुछ मेन फैक्टर आपको मैं ऐसे ही बताता हूँ, देखना। पहला तो याद रखना है आपको कि 107 के अंतर्गत आता है साधारण, और 368 संशोधन, और 117 वित्त और धन विधेयक 110। दूसरा आपको ये याद रखना है कि वीटो शक्ति प्राप्त नहीं होती है राष्ट्रपति को संशोधन विधेयक और धन विधेयक, वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है, इसलिए इनके लिए पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति दोबारा नहीं भेज सकता है, और पुनर्विचार के लिए वित्त विधेयक और साधारण विधेयक को भेज सकता है। और ऐसे मैंने तो आपको कैटेगराइज कर दिया कि धन विधेयक कब कहेंगे, जब कर हो या संचित निधि या ऋण हो, और वित्त विधेयक धन विधेयक को छोड़कर सारे वित्त विधेयक हो जाएंगे, ठीक है ना। और संशोधन विधेयक कोई संविधान में संशोधन करना हो किसी सूची या भाग या अनुच्छेद में, और साधारण विधेयक इन तीनों को छोड़कर जो विधेयक होंगे वो साधारण विधेयक के अंतर्गत आएंगे। इसमें ध्यान रखना है कि लोकसभा का अध्यक्ष ये बताता है आपको कि धन विधेयक है या नहीं है, और सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये राज्यसभा में जाता है 14 दिन के अंतर्गत, अगर कुछ रिएक्शन दे तो दे, अन्यथा ये स्वतः ही पारित हो जाता है। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, संयुक्त बैठक 108 के अंतर्गत आती है, बुलाता तो इसे राष्ट्रपति है। बच्चा गलत इसलिए कर देता कि बच्चा जानता कि जब बुलाता राष्ट्रपति है तो बैठक तभी राष्ट्रपति होगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता रियलिटी में लोकसभा का अध्यक्षता करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। तो संयुक्त बैठक 108 के अंतर्गत आती है, और इसका राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अब ये संयुक्त बैठक इन चारों में से किन किन के अंतर्गत होती है और किन के अंतर्गत नहीं होती है, तो ध्यान से सुने। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के अंतर्गत ये संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, और धन विधेयक और संयुक्त विधेयक के अंतर्गत ये नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि आपको पता है ये बात, देखना लोकसभा को शक्ति ज्यादा क्यों प्राप्त है। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि राज्यसभा को निम्न सदन उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, कहा था मैंने आपको। मतलब इसका मतलब मैंने आपको कहा कि मतलब लोकसभा छोटा है राज्यसभा बड़ा है, लेकिन यहाँ तो मैं लोकसभा को बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि धन विधेयक पे कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा उसको। तो देखना इसका कारण ये है, आपको ये पता होगा प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है, लोकसभा का होता है कि नहीं होता, और अप्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है, राज्यसभा का। एक बात बताओ, अगर लोकसभा कोई निर्णय दे तो वो निर्णय किसका है, रियलिटी है, वो निर्णय जनता का है कि नहीं वो जनता, क्योंकि लोकसभा के सदस्य को किसने चुना है, अपन ने, जनता ने अपने वोटों ने चुना है, तो रियलिटी में वो किसका संशोधन है, वो अपना है, उसको अपन पारित कर रहे हैं। लेकिन जो राज्यसभा पारित करती है वो अपना नहीं है, क्योंकि वो तो अप्रत्यक्ष चुनाव, वो तो चुनाव वहीं पे हुआ, अपन को कैसे पता कि कैसे हो गया। पर जो लोकसभा में सदस्य बैठे हैं उनको अपन ने भेजा है, अपन ने वोट देके भेजा है, अपन ने, तो इसलिए इसकी पावर ज्यादा होती है। पर कहा उसे निम्न सदन ज्यादा, पर पावर किसकी ज्यादा होती है, लोकसभा। तो ठीक है ना, डिटेल से मैं आपको कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों पढ़ाऊंगा आगे। आज इतना रखते हैं यहीं पे। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।